आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात मैं अपने भैया मुकेश के दोस्त अभिषेक के गांव गया था। रात का समय था। रात कीड़ों की आवाज़ें आ रही थी। हल्का अंधेरा और हल्की रोशनी थी चांद की जो ज़मीन पर पड़ रही थी। हम चलते जा रहे थे। अभिषेक भैया के बचपन का दोस्त था। वो एक साथ स्कूल में पढ़े थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते पीछे से किसी के साथ चलने जैसी आवाज़ें आती। एक बार मैं अचानक से रुक गया। तब भी एक दो कदम पीछे आवाज़ आकर रुकी। पहले तो ये मेरे मन का वहम जैसा लग रहा था, पर फिर जब हम चलने लगे आगे तो भैया मैंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने बात को टालते हुए कहा, कोई जानवर होगा, अक्सर जंगलों में जानवरों का वास होता है। मैं भी उनकी बातें मान लिया और आगे बढ़े। करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पूरी करने के बाद हम अभिषेक के घर पहुंचे। रात रुकने के लिए जगह ठीक नहीं लगी। इतना सुनसान अजीब सा माहौल से भरा वो जगह था। मेरा मन ना जाने क्यों बार बार वहां से निकलने को हो रहा था। फिर भी मन को मार कर रुकना पड़ा। उस रात हम अभिषेक से मिले। थोड़ा अलग सा महसूस हुआ, जैसे वो हमारे सामने होकर भी हमारे साथ नहीं है। थोड़ी बातें करता, फिर सर को धीरे से हल्का सा हिलाते हुए गोल घुमाकर वापस फिर हो जाता। साथ में आंखें भी बड़ी बड़ी कर लेता। हाथों के पंजे पूरी तरह खोलकर दांतों को कटकट जैसी आवाज़ के साथ बंद करता। ये सब देखकर मुझे डर लग रहा था। उसके कपड़ों से मुझे बदबू आ रही थी, कुछ अजीब सी, जैसे बहुत दिनों से नहाया ना हो। मैं गांव पहली बार गया था, इसलिए कुछ पता नहीं था, तो सोचा शायद रहन सहन में थोड़ी कमी होगी। रात काफ़ी हो चुकी थी। खाने की व्यवस्था नहीं थी। कहीं दूर दूर तक सिर्फ रास्तों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सुनसान अंधेरी सड़क। हम वहां रुके। अभिषेक के घर में चारों तरफ खुला खुला और सन्नाटे वाला घर था। आसपास के एक दो टूटे फूटे झोपड़ियां नजर आ रही थी। अभिषेक के घर से लगा हुआ एक और घर था, जिसमें दरवाजे नहीं थे, बिल्कुल खुला, और कोई रहता भी नहीं था वहां। उस जगह में पूरा अंधेरा था और रात के समय कुछ भी दिख नहीं रहा था। हम अभिषेक के घर रुके और वो भी अकेले। इतनी वीरान जगह में रहता था, बिना किसी रोशनी बिजली के। रात काफी हो चुकी थी। हम सो रहे थे, तभी अचानक से मुझे बाथरूम आया। मैंने अपने भैया को धीरे से जगाकर ये बात बताई। वो पहले इधर उधर देखें, फिर सामने से एक छोटी गली गई थी, वहां जाने को बोले। वहां काफी अंधेरा था। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, फिर भी कौन रोक सकता है खुद को ऐसे हालात में। तो पहले तो ना बोलकर सोने की कोशिश की, पर रात 2 बजे तक जब हालत खराब होने लगी और किसी को बिना बताए ही चला गया। एक एक कदम बढ़ाते हुए शरीर में कंपकपी मच रही थी। हवाओं की आवाज़ें कानों को छूती और पेड़ों के अंधियारे रास्ते में मचलते और एक दूसरे के साथ झूमते देख काफ़ी अजीब सा डर पैदा होता था। पास में एक बावड़ी दिखी। बाथरूम से हो जाने के बाद पानी से हाथ मुंह धोने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा तो पैर अचानक से कीचड़ में धंस चुका था और निकलने में बहुत परेशानी हुई। लग रहा था कोई जकड़ कर रख लिया हो। जैसे तैसे बाहर निकलने में सफल हुआ तो सामने देखा, झट से एक सादा साया जाता हुआ नजर आया, बिल्कुल सफ़ेद रंग का चलता हुआ। अजीब सा डर और कंपन पूरे शरीर में मचल गया। मुंह को दोनों हाथों से बंद कर भागते हुए वापस जैसे तैसे
खुद को संभालते आया और भैया के बाजू में आकर सो गया। शरीर कांप सा रहा था। वो रात जैसे भी करके गुजारी। नींद तो आने से रही, फिर भी पता नहीं कब आंख लग गई। सुबह हुई, भैया ने मुझे जगाया और हम वापस जाने की बात करने लगे। अभिषेक हमसे रुकने के लिए आग्रह करने लगा, पर फिर भी हम निकल आए मना करके। फिर कुछ दूर चलते हुए रोड पर आए, देखा बस का इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी हमें घूर कर देख रहा था बहुत देर से। भैया को आदत थी सबसे घुल मिल जाने की। उन्होंने मुस्कुराते हुए बात शुरू की। उस बुजुर्ग के चेहरे में हंसी के बदले डर स्पष्ट दिख रहा था। उसने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? तो इस पर भैया ने जवाब दिया, वो मेरे दोस्त अभिषेक के घर से, कल रात वहीं रुके थे हम लोग। उस बुजुर्ग ने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा, कौन अभिषेक? लेखराम का लड़का? भैया ने हाँ में जवाब दिया। तो इस पर वो बुजुर्ग आदमी बोला, पर ये कैसे हो सकता है? लेखराम और उसका लड़का मर चुके हैं, और जिस गांव से तुम लोग आ रहे हो वो तो चार साल पहले एक भीषण आग के लपेटे में आकर पूरा जल गया था, और वहाँ अगर बची तो सिर्फ अस्थियाँ और खंडर। वो पूरा भूतों का गांव है। बात सुनते ही हमारे होश उड़ गए और हम वापस गए उल्टे पांव। जब देखा तो हमारे होश उड़ गए। पहले ही अब आश्चर्य था, जहाँ कल रात एक घर था और हम वहाँ रुके थे, वो एक खंडहर की तरह दिख रहा था। कोई नहीं था वहाँ, ना अभिषेक और ना ही उसका घर। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक शाम ठीक 7 बजे मैं अपने घर से रात का खाना लेकर फैक्ट्री जाने के लिए निकला, तो कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। दिसंबर का पहला हफ्ता, ऊपर से गांव की ठंड, इससे मैं पहले से ही वाकिफ था, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। आज मुझे फैक्ट्री जाना ही होगा, क्योंकि आज मेरा काम पर पहला दिन है और ये काम मुझे काफ़ी मशक्क़त के बाद मिली है। तो मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। घर से निकलते ही मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मुझे गांव के रास्ते पर मेरे अलावा और कोई नहीं दिखा। ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी ठंड में कौन मेरे जैसा बदकिस्मत होगा जो बाहर निकलेगा। खैर, मैं चलते हुए फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे घर से फैक्ट्री करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है और मुझे रात के 9:30 बजे तक वहां पहुंचना होगा। इसलिए मैं 7 बजे ही घर से निकल गया। घर से निकलते वक्त पापा ने कहा था, आज किसी तरह से पैदल चले जाओ, कल तुम्हारे लिए एक साइकिल का बंदोबस्त कर दूंगा। कुछ दूर चलने के बाद मैं गांव के रास्ते से अलग एक सुनसान रास्ते पर आ गया, जहां मेरी टॉर्च की लाइट पड़ते ही मुझे अंधेरे का पता चला, क्योंकि उस रास्ते पर अंधेरा इस कदर छाया हुआ था कि मेरी टॉर्च की लाइट ना के समान मालूम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थीं। रास्ता पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था, तो मुझे बार बार बस यही डर खाए जा रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला न कर दे। डर के कारण मैं अपने पैरों को दबा दबा कर चल रहा था, ताकि मेरे चलने की आवाज़ ना हो। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से एक टांगे की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर मैंने जब पीछे पलटकर देखा तो तांगा चलकर मेरी ओर आ रहा था। उस तांगे को देखकर मैं रास्ते के किनारे खड़ा हो गया और मन ही मन में बोला, पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं इस तांगे वाले से सहायता मांग लूं।
ये सोचते ही मैंने हाथ दिखाकर उस तांगे वाले को रोकने का इशारा किया तो वो तांगा ठीक मेरे सामने आकर रुका। तांगे के रुकते ही तांगा चला रहे एक बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब आपको? जिस पर मैंने कहा, वो मुझे थोड़ी दूर आगे फैक्ट्री में जाना है, आप मुझे छोड़ देंगे? इस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बिना पैसों के तो मैं किसी को भी नहीं बिठाता, 2 रुपया लगेंगे। इस ठंड में पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं उसे 2 रुपए देकर उसके तांगे में चला जाऊं। इस पर मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, हाँ ठीक है, मैं 2 रुपये दे दूंगा, आप मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। जिस पर उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे तांगे पर बैठने को कहा। मैं भी तांगे पर चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही उस आदमी ने तांगा भगाना शुरू कर दिया। तांगे पर जहाँ मैं बैठा हुआ था वो जगह दोनों तरफ तिरपाल से घिरा हुआ था, तो मुझे ठंड उतनी नहीं लग रही थी। मगर हैरत वाली बात तो ये थी कि उस बुजुर्ग आदमी ने इतने ठंड में भी कोई गर्म कपड़ा नहीं पहन रखा था। पर ऐसा क्यों? क्या उस आदमी को ठंड नहीं लग रही? ये सवाल मेरे जहन में कांटे की तरह चुभने लगा। जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, क्या बात है चाचा, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? जिस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं बाबू साहब, मुझे बस गर्मी लगती है, ठंड नहीं। उस आदमी से ये जवाब सुनकर मैं चौंक गया और मैंने मन ही मन में कहा, लगता है ये आदमी थोड़ा पागल है, इसलिए ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। मगर क्या ये सच में पागल है? और अगर हाँ तो इसके साथ मैं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ, और अगर ना तो ठीक है। इसका पता लगाने के लिए मैंने उस आदमी से कहा, चाचा आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे थे? रात को तो कोई सवारी भी नहीं मिलती यहाँ। इस पर उस आदमी ने कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तांगा रात को ही चलाता हूँ। उस आदमी की बातों को सुनकर मुझे पता चलने लगा था कि वो थोड़ा पागल है। खैर मेरे भी फैक्ट्री अब आने ही वाली थी, तो मैं 2 रुपए निकालने के लिए जैसे ही अपने हाथ को जेब में डाला तो मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने इसी जेब में 5 का एक सिक्का रखा था। मगर वो सिक्का अब मेरे जेब में नहीं था। मैंने सभी जेबों को देखा पर मुझे पैसे कहीं नहीं मिले। मगर मेरा 5 का सिक्का गया तो गया कहाँ? शायद तांगे में ही कहीं गिर गया होगा। जिस पर मैंने टॉर्च जलाकर अपने आसपास भी देखा, मगर मुझे वो सिक्का कहीं नहीं मिला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इस तांगे वाले को क्या जवाब दूं। इसने तो मुझे पहले ही कह दिया था और ये अब बिना पैसे लिए मानेगा नहीं। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा तांगा रोकिए, मुझे उतरना है। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने तांगा रोक दिया। तांगा रुकते ही मैं उतरकर उस आदमी के पास गया और उनसे कहा, चाचा मेरे पैसे गिर गए हैं, तो मैं आपको 2 रुपए नहीं दे पाऊंगा। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने पीछे तांगे की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, अरे बचवा लोग, तुम लोगों ने लिया है क्या बाबू साहब का पैसा? उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं सहम गया, क्योंकि मेरे और इसके अलावा यहाँ तो और कोई नहीं था। तो फिर ये आदमी किसको बोल रहा था? उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से 2 बच्चों के हंसने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से चक्कर खाने लगा, क्योंकि जब मैं इस तांगे पर बैठकर आया था तब तो यहाँ कोई भी नहीं था। तो अब 2 बच्चे कहाँ से आ गए? अभी मैं एक पुतले की तरह खड़े खड़े ये सब देख ही रहा था कि तभी उनमें से एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, हाँ
हमने लिए हैं पैसे और अब हम नहीं देंगे। इतना बोलकर वो दोनों बच्चे तांगे से कूदकर जंगलों के भीतर भाग गए, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा ये बच्चे कौन थे? और पहले तो मैंने इन लोगों को तांगे पर नहीं देखा। जिस पर उस आदमी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं और सहम गया। मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने कहा, क्या बोल रहे हैं बाबू साहब आप? ये दोनों तो आपके बगल में ही बैठे थे, आपको दिखा नहीं क्या? ओ, दिखेगा भी कैसे, ये दोनों तो भूत हैं। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, मगर उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों को बर्दाश्त तलक नहीं हो रहा था। मैं उसे चुप कराने के लिए जैसे ही अपने हाथ को उसके कंधे पर रखा तो मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल मेरा हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया। अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक भारी सी आवाज में कहा, माफ करिएगा बाबू साहब, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं भी भूत हूँ और अब आप भी भूत बनने वाले हैं। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं अब वहां रुक नहीं सका। मैं दौड़कर भागने लगा। मैं काफी तेज दौड़ रहा था, मगर मेरे कानों में बस एक ही आवाज आ रही थी, बाबू साहब मेरे 2 रुपए दीजिए। मैं उस आवाज से जितना दूर भागना चाह रहा था, वो आवाज मेरे उतने ही करीब आ रही थी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी बिना पैर चलाए ही हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा था। इससे पहले कि मैं काफी दूर भाग पाऊं, तभी उस भूत ने पीछे से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे उल्टी दिशा में घसीटने लगा। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था और उस आदमी का भी चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। अभी वो भूत मुझे घसीटकर जंगल के अंदर ले जाने ही वाला था। तभी वहां फैक्ट्री के 2-3 कर्मचारी आ गए, जिन्हें देखकर वो भूत हवा में धुआं हो गया। तो उस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। मगर आज भी वो आवाज, बाबू साहब मेरे 2 रुपए दीजिए, मेरे कानों में आज तक गूंजती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।